सुप्रभात, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 5। जैसा कि हमने पढ़ा था हमारी पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट एक कहानी पुरस्कार, एक कृषक कन्या के उत्कृष्ट प्रेम त्याग और बलिदान की कहानी पढ़ी थी कि वह किस तरीके से अपने देश से प्रेम करती है और उसके लिए अपने प्रेम को भी त्याग देती है, बलिदान दे देती है। और साथ ही जब उसके प्रेमी को फांसी की सजा दी जा रही होती है तो वह भी अपने लिए प्राणदंड मांगती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हमने इस कहानी को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला ही प्रश्न है, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। अंचल, प्रसिद्ध, स्वर्ण, विसर्जित, अनुग्रह, प्रार्थी, आगंतुक और अश्वत्थ। ये आपके कठिन शब्द हैं, इनका आपको उच्चारण करना है और जो कठिन शब्द होता है घर पे इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे पर वापस करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, महाराज किसके खेत में हल चला रहे थे? किसके खेत में चला रहे थे? महाराज कुमारी मधुलिका के खेत में हल चला रहे थे। कहाँ चला रहे थे? मधुलिका के खेत में। मधुलिका के पिता किस युद्ध के वीर थे? मधुलिका के पिता वाराणसी के युद्ध के वीर थे। क्या नाम था उनके पिता का? सिंहमित्र। वेरी गुड। ग देखिए, इस कहानी के लेखक का नाम बताइए। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। आप भी अपने जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आना है आपको उसके राइटर का नाम भी पता होना चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद होनी चाहिए जैसे इन्होंने लेखक का नाम पूछा है। अरुण कौन था? अरुण मगध का राजकुमार था। आगे देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौशल के नियमानुसार जोती गई भूमि का कितना गुना मूल्य दिया जाता था? जो खेती की, ज्योति से मतलब खेती की गई जो भूमि थी उसका कितना मूल्य दिया जाता था? कितना दिया जाता था? 4 गुना मूल्य दिया जाता था। अब इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, जीविका की खोज में कौशल कौन आया था? कौन आया था जीविका की खोज में? कौशल। जीविका की खोज में कौशल राजकुमार अरुण आया था। कौन आया था? राजकुमार अरुण। ग देखिए, श्रावस्ती दुर्ग पर किस नाले के पास से आक्रमण होने वाला था? किस नाले के पास से? दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होने वाला था। किस नाले के? दक्षिणी नाले। लघुत्तरीय प्रश्न है अब हमारे आगे। क देखिए, कौशल का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था? कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था कौशल का? हाँ, कौशल महाराज जब किसान वर्ग के इंद्रदेव की पूजा करते थे, खेत में हल जोतते थे, है ना, तो वो उत्सव प्रसिद्ध था। लोग बाहर से आते थे, सब देखने में भीड़ इकट्ठी होती थी, तो वो ही सब हमको लिखना है। तो यहाँ आएगा कि एक दिन के लिए कौशल महाराज का किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करने और हल जोतने का उत्सव प्रसिद्ध था। आगे देखिए, ख नंबर का, कौशल देश का उत्सव कैसे मनाया जाता था? कैसे मनाया जाता था? रथों, हाथियों, भीड़ के मध्य महाराज की सवारी निकाली जाती थी, बाजे बजने लगते थे, कुंवारियों द्वारा पुष्प वर्षा की जाती थी। तदुपरांत महाराज किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। इस अवसर पर दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार भी उत्सव में भाग लेते थे, ठीक है। अच्छा, मधुलिका ने कौशल नरेश द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को किस पर न्यौछावर कर दिया? किस पे? क्या महाराज पे कर दिया था उसने ना। मधुलिका ने कौशल नरेश द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर कर उन्हें वापस दे दिया था, उनको वापस कर दिया था। अच्छा, पता क्यों किया था उन्होंने? हाँ, क्योंकि वो अपने जो पिताओं की, अपने पितामहों की, अपने दादा परदादाओं की जो भूमि थी वो नहीं देना चाहती थी। उसके पिता उन्हीं के निवासी थे, उसी राज्य कौशल राज्य के निवासी थे, लेकिन बहुत वीर थे। सिंहमित्र नाम था उनका और वाराणसी के युद्ध में मर गए थे। उनकी जो उनके पास एक संपत्ति थी वो खेती था और उसको वह नहीं बेचना चाहती थी। और जब राजा उसको ले लेता है तो भी वह उसको वापस नहीं जाती है वो खेत पर। वो कहती है मुझे मेरा खेत दे दो, मैं पैसे नहीं लेती है, वो राजा पर न्यौछावर करके वापस लौटा देती है। घर देखिए, उस समय राजा की क्या भूमिका होती थी? क्या होती थी? राजा किसान बनता था और इंद्रदेव की पूजा करता था, खेत में हल चलाता था। बहुत ही सिंपल आंसर है इनके। अब दीर्घ उत्तर देखिए, दीर्घ प्रश्न देखने आपको। मधुलिका ने राजकुमार अरुण की मदद क्यों की थी? क्यों की थी?
अब मधुलिका ने राजकुमार अर्जुन की मदद क्यों की थी? क्योंकि मगध का विद्रोही बन चुका था और जीविका कमाने के लिए मधुलिका से शरण मांगने कौशल आया था। यानी वो तो क्या विद्रोही बन गया था अपने राज्य का खुद का, तो और वो वापस उसे शरण मांगने कौशल आया था। तो देखिए मधुलिका ने किस भावना से प्रेरित होकर सेनापति को क्या सूचना दी और क्यों? मधुलिका ने कौशल नरेश द्वारा किए गए उपकार अपने पिता की कीर्ति को अपकीर्ति में न बदलने की भावना से प्रेरित होकर सेनापति को आक्रमण की सूचना दी। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वह उसकी मदद करे थी, क्योंकि वह उससे प्रेम करने लगी थी और वो दोनों आपस में प्रेम करते थे। उसने उसको ये भी कहा कि मैं कौशल का राज्य ले लूंगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें यहाँ मेरी रानी बना दूंगा, है ना, और कल से तुम्हें झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। राजा का तुमने इतना किया, राजा ने तुम्हें जमीन हड़प ली तो, लेकिन जब उसने विचार किया ये तो मेरे देश के साथ ही दगा हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिता ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जो वाराणसी का युद्ध हुआ तो उसमें मेरे पिता ने कौशल को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और उसमें वो मारे गए थे और आज तक भी उनकी कीर्ति अमर है। तो वही कीर्ति अपयश में बदल जाएगी, अर्थात लोग कहेंगे कि देखो सिंह मित्र की जो पुत्री है उसने देश के साथ द्रोह किया है और मेरे पिता की भी अपकीर्ति होगी, यानी उनका अपमान होगा। ये सोचकर उसने अपने बदले की भावना से, मतलब न बदलने की भावना से, कि मुझे बदला नहीं लेना है, ये मेरा देश है, ये मेरा देशभक्ति की उसके अंदर भावना जागृत होगी और उसने अपने प्रेम को भी त्यागते हुए सेनापति को आक्रमण की सूचना दी। तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है। मधुलिका ने मनचाहा पुरस्कार क्या मांगा और क्यों? अब जब वो अवध के मगध के राजकुमार अरुण से मिलती है तो अरुण उसे जब कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ना मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, तुम्हें थोड़ी मेरी मदद करनी होगी, तो उसकी बातों में आकर वो क्या करती है, जो दक्षिणी नाला होता है उसके समीप की जमीन मांगती है अपनी जमीन के बराबर, है ना, और जिससे कि अरुण और सैनिक वहाँ अपना ठिकाना बना सके और वो दुर्ग के पास होने के कारण उस पर आक्रमण भी कर सकते थे। तो मधुलिका ने जो कौशल नरेश से अब क्या मांगा वो देखिए। मधुलिका ने कौशल नरेश से दक्षिणी नाले के समीप अपनी जमीन के बराबर जंगली भूमि खेती के लिए मांगी, क्योंकि अरुण और उसके सैनिकों को सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी। अगला प्रश्न है, इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र आपको कौन लगा, उसकी विशेषता बताइए। अब मुख्य पात्र मधुलिका ही है और उसी में ही इतने सारे गुण थे, तो वही हमें अच्छी लगी, तो उसके बारे में बताना है कि उसके हमें अंदर क्या क्या अच्छा लगा। इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा और आदर्श पात्र मधुलिका लगी। मधुलिका में जहाँ अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यंत अनुराग है, वहीं वह मानवीय संबंधों को भी उतना ही महत्व देती है। इसलिए उसने अपने देश के साथ द्रोह नहीं किया, बल्कि स्वयं अपने प्रेम को भी बलिदान कर दिया। मतलब उसने क्या किया कि अपने देश के साथ द्रोह नहीं करती, उसने अपने प्रेम को भी बलिदान कर दिया और उसने इसके बावजूद भी अपने लिए भी प्राणदंड भी मांगा कि मेरे से भी गलती तो आप मुझे भी प्राणदंड दे दीजिए, यानी मैं मेरे प्रेम के साथ ही मर जाऊँ। अब इसमें देखिए उत्तर प्रश्न उत्तर है, राजा उस समय किस देव की पूजा करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की या महेश की? किसकी करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। दूसरा प्रश्न है, मधुलिका के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? इंद्र, सिंहमित्र, अरुण या मदन? क्या नाम था? सिंहमित्र। वेरी गुड। इनमें से कौन दस्युनाश के लिए बहुत दूर गया था? राजा, सेनापति, प्रधानमंत्री या मधुलिका? कौन गया था? सेनापति गया था ना, और जब सेनापति लौट के आ रहा था तभी मधुलिका उसे राज्य में होने वाले विद्रोह के बाद बताती है। आगे देखते हैं, भाषा ज्ञान हमारा प्रारंभ हो रहा है यहाँ से, तो हम भाषा ज्ञान पढ़ेंगे। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप सब लिखेंगे। दंड, क्या होता है दंड का? जब आपको कोई पनिशमेंट दी जाती है और फिर आपको मनाया जाता है तो क्या देते हैं? टॉफी देते हैं, चॉकलेट का पुरस्कार। तो दंड का क्या होता है? पुरस्कार। रात्रि मतलब रात, और रात का क्या होता है? दिन होता है, और रात्रि का दिवस, क्योंकि दिवस का मतलब भी दिन ही होता है। संयोजित, संयोजित की क्या होता है? नियोजित। संयोजित होता है, संयोजित का मतलब होता है किसी चीज को जमाना अच्छे से। अनियोजित यानी बिगाड़ देना। नियोजित तो भी जमाना, नियोजित बोल दो, संयोजित बोल दो, एक ही मतलब है, लेकिन अनियोजित का मतलब होता है उसको बिखार के रख देना, खराब कर देना। ठीक है। रक्षक, रक्षक का क्या होगा? भक्षक। रक्षक मतलब जो रक्षा करता है, और भक्षक मतलब जो भक्षण कर लेता है, खा लेता है, भक्षण। सुख का दुख, शत्रु, मित्र, इच्छा, अनिच्छा, किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज की अनिच्छा करना। वीर का
अधीर, धीर मतलब होता है अपने धैर्यवान, अधीर मतलब जो धैर्यवान नहीं होता है। स्वीकार का अस्वीकार, उत्साह का निरुत्साह, उत्साह मतलब किसी चीज के लिए जोश होना, जैसे अभी आपके लिए जोश होगा कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो आपको उत्साह के साथ पढ़ाई करनी है, निरुत्साह के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप उत्साहित होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसमें विशेषण के संबंध में भी है, आपके भी एग्जाम में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन वाक्यों को देखिए और पढ़िए। देव 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई, तो यहाँ पे 3 और मेरी, ओवर तो उसका मूल्य मांगने आई हूँ, उसका नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे रही, मैं अपनी खेती वहीं करूंगी, तो आ गया अपनी। रेखांकित शब्द संज्ञा की किसी विशेषता की जानकारी दे उसे विशेषण कहते हैं, उसके भी। अब यहाँ पे क्या बताए गए, हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वाक्य बताए गए हैं जिसके अंतर्गत हमको ये पता चला, जैसे मान लो 3 बरस हुए मेरी भूमि ले गई, तो 3 बरस हुए मेरी भूमि, तो भूमि की यहाँ पे विशेषता बताई गई है मेरी, ठीक है, भूमि कैसी है, मेरी है। बरस कितने हुए, 3 हुए, तो बरस की विशेषता कितनी होगी कि 3 बरस हुए हैं, भूमि की विशेषता कितनी होगी कि मेरी है, तो यहाँ पे 3 और मेरी। अब इसके बाद है मूल्य कितना है, उसका है, तो ये जो शब्द है जैसे 3 है, मेरी है, उसका है, दक्षिणी है, जंगली है, अपनी है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम भी आता है इसमें, केवल संज्ञा लिखा हुआ है पर आपको ध्यान रखना है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण को 4 भागों में बांटा, तो क्वेश्चन बनता है विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषक, परिमाणवाचक विशेषक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये चीज हमको बताई गई है, तो आप ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन होती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिसके अंदर गुण बताए जाते हैं, चाहे आकार, आकृति, दशा, स्थिति के आधार पर, और वो विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आप ये वो मैडम केवल अच्छी विशेषता होती है कि नहीं, बुरी भी होती है, जैसे अपन बोलते कोई व्यक्ति है तो काला आदमी, तो वो जो विशेषता उसके लिए बुरी है, काला आदमी, या गंदे कपड़े, तो कपड़े विशेषता कैसे होगी, गंदे हैं, हालांकि वो विशेषता अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, तो वो गुणवाचक में आएगा। संख्यावाचक में आता है जिसके अंदर संख्या काउंट होती है, जैसे मेरे पास 4 बकरियां हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, उनको गिन सकते हो आप, है ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो बकरियों की विशेषता क्या है, 4 है। जैसे 3 बरस हुए, तो बरस की विशेषता क्या है, 3 है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। वहीं परिमाणवाचक जिसके अंदर नापा तोला जा सकता है, अब संख्या में भी आप नाप तोल आता है, लेकिन उसमें आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल और परिमाण अनकाउंटेबल, तो जिसको आप काउंट कर सकते हो संख्यावाचक विशेषण में आता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते पर उसमें संख्या होती है वो परिमाणवाचक में आता है। जैसे 2 किलो चावल, तो आप चावलों को काउंट कर सकते हो, 2 किलो को नहीं कर सकते, आप उसको माप सकते हो, तोल सकते हो, तो जो संख्या काउंट होती है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, और जिसको तोला नापा जाता है, जो काउंट नहीं होती है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। सार्वनामिक विशेषण होता है जो सर्वनाम के रूप में दी जाती है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे मैं अपनी खेती वहीं करूंगा, अपनी शब्द हो गया। तो ये हमारे विशेषण है, मैंने आपको बताया ये टॉपिक वैसे आपके एग्जाम में भी आने वाला है, तो इसको ऐसा नहीं है कि भाई ये टॉपिक मैडम अभी आप करा रहे हो या मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और मैंने नहीं कराया, तो आई थिंक आपके 6 में दूसरी टीचर ने आपको जो पढ़ाया था उन्होंने करवाया होगा, तो ये आपके टॉपिक, और अगर नहीं भी कराया तो मैंने अभी आपको करवा दिया, एग्जाम में आपके आ रहा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कोई सेंटेंस देके पूछ ले, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, देव 3 बरस में मेरी भूमि ले ली गई, तो 3 बरस में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। दक्षिणी नाले में कौन सा विशेषण है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। तो ये इस तरीके से भी आपसे पूछ ले जा सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हमको इसमें से विशेषण बताना और विशेषण का भेद भी बताना कि कौन सा विशेषण है, ठीक है। समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी, तो समतल भूमि, भूमि की विशेषता कैसी है कि वो समतल है, कैसी है, समतल है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें नापा तोला संख्या गिना नहीं जा रहा, सर्वनाम भी नहीं है, तो क्या बचा, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है।
अगला देखिए, उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हुआ। प्रधान कार्य, कार्य कैसा है? प्रधान है, तो मूल शब्द सॉरी विशेषण क्या हुआ? प्रधान हुआ। और कैसे भेद है इसका? गुणवाचक इसका भेद है। उसे हम भूमिका चौगुना मूल्य दे रहे हैं। चौगुना मूल्य, 4 गुना मूल्य, तो ये मूल्य इसमें शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है चौगुना, तो संख्या वह है इसमें 4 गुना, तो क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड। ख देखिए, वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। वह उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष कौन सा? उस वृक्ष को, उसने इशारा करके उस वृक्ष को, तो वृक्ष की विशेषता उसने सर्वनाम के द्वारा बताई है, तो ये कौन सा कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेषण के तौर पर हम सर्वनाम शब्दों को लेते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और इसका लास्ट है, इतनी गरीबी में इतने सैनिक रखने की क्या आवश्यकता थी? इतनी गरीबी, अब गरीबी है तो आप उसको संख्या को गिन नहीं सकते हो, तो आप नाप सकते हो कि गरीबी कितनी है ना, तो नाप तोल में उसमें आएगा तो गरीबी। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे मैम संख्या शब्द दे नहीं रखी, तो अनिश्चित परिमाणवाचक का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ में र के दोनों रूपों स्वर रहित और स्वर सहित का उपयोग हुआ है। इन दोनों रूपों वाले शब्दों को पाठ में छांटकर अलग से लिखना है। तो देखिए, जब आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब भी कोई शब्द पूरा है उसके बाद में र आधा अधूरा होता है और फिर कोई भी पूरा वर्ण होता है तो र हमेशा बाद वाले वर्ण के ऊपर चले जाता है, जिसे हम रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेत बोलते हैं। जैसे देखिए ये वाला र आधा होता है तो र अपने बाद वाले वर्ण पे चला, जैसे प र व त, तो पर, तो र कैसा है? आधा साउंड है, उसमें स्वर नहीं है, तो वो अपने बाद वाले वर्ण यानी व पर चला गया, है ना। जबकि पदेन होता है कि र तो पूरा है लेकिन र के पहले वाला पद जब आधा होता है तो र उसके नीचे आ जाता है, ऐसे डंडी के रूप में। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, जैसे देखिए पर्वतमाला, तो पर्वतमाला में र आधा है, सौंदर्य है, स्वर्ण, विसर्जित, प्रार्थी, वर्ष, प्रार्थना, दुर्ग, वर्षा, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और अगला देखिए, इसके अंतर्गत इंद्र, मुद्राओं, निंद्रा, अनुग्रह, राष्ट्र, प्राण, शीघ्र, प्रहरी, प्राण, दंड, ये सब पदेन रह के उदाहरण है। यानी कि रेफ में रह आधा होता है जबकि पदेन र हमेशा पूरा होता है। रेफ में रह जब आधा होता है तो वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जबकि पदेन रह होता है वो हमेशा अपने जो अधूरा वर्ण होता है उसके नीचे आ जाता है। अब देखो, इसमें 2 चिन्ह बताए गए, एक तो ऐसे यू स्लैंटिंग में बताया गया है और एक यू बताया गया है। तो इसका कारण इसलिए है कि जो वर्ण जिसमें जैसे लाइन खींची हुई होती है, जैसे इंद्र में द है तो द अपन पूरा लिख रहे हैं, तो द लिखा हुआ है उसके नीचे उसने र लगा दिया, यानी द आधा है और र पूरा। त लिखा, तो देखिए जब भी आपको पता है कि जब भी कोई वर्ण अपन अधूरा दर्शाते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। पता है संस्कृत में भी आपने पढ़ा है, जैसे अपन ने बोला आम्र, तो म के नीचे हलंत लगा। तो ऐसी कंडीशन में जब र उसके बाद में आता है तो वो जो डंडा तो लगता ही है उसके साथ साथ र भी अपना लग जाता है, इसलिए वो ऐसी शेप को देता है। जैसे राष्ट्र है तो ट्र, तो यहाँ पे र ट आधा है और र पूरा है, तो ट तो आधापन शो कर रहे हैं, हलंत लगाकर उसके बाद में अपन ने र को लिखा है, पदेन र लगाया, तो वो ऐसा दिखता है चिन्ह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और हमारा पाठ यही समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। ये इसका आपको पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्लास ये समाप्त करते, धन्यवाद।